हम लोग देख रहे थे राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि भारत में स्वतंत्र राज्यों का उदय। मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था और कई सारे छोटे छोटे राज्य उभरे और बाद में एक बड़ा साम्राज्य का रूप लिया उन लोगों ने, जैसे कि बंगाल हम लोगों ने पढ़ लिया। उसी लिस्ट में एक एम्पायर है या कॉन्फेडरेसी कह लीजिए, वो है मराठा। ये आप येलो जो कलर में देख रहे हैं, ये मराठा कॉन्फेडरेसी है। कॉन्फेडरेसी इसलिए कहा जाता है कि बाद में इसका डिसेंट्रलाइजेशन एक तरीके से हुआ और छोटे छोटे जो सरदार थे पूरे इस महाराष्ट्र और मराठा जो पूरा रीजन है, उन लोगों को एक तरीके से शासक बनाया गया, रूलर बनाया गया, बट सर्वोच्चता जो है छत्रपति या महाराज की रहती थी। सब अपने आप में इंडिपेंडेंट थे लेकिन सब एक साथ थे, इसलिए इसको कॉन्फेडरेसी भी बोला जाता है। तो बहरहाल इस तरीके से कई सारे स्टेट्स बने, कई सारे एम्पायर बने। बंगाल एक नवाब भी वहाँ चल रही थी, वो आपने पढ़ाई। ऐसे ही मराठा भी है, एक सिख एम्पायर है महाराजा रंजीत सिंह के जो है नेतृत्व में, लीडरशिप में मैसूर है। ऐसे ही पढ़ेंगे सारा एक एक करके। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर जो है बेसिकली इसको दो पार्ट में पढ़ा जाता है। पहला जो पार्ट है वो तो ये कि इनकी जो पावर बढ़ी वो शिवाजी महाराजा जो है, छत्रपति शिवाजी जो थे, उनके नेतृत्व में कैसे पावर बढ़ी, शक्ति बढ़ी। और फिर दूसरा जो इसमें फेस पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है पेशवा के नेतृत्व में। पेशवा एक तरीके से प्रधानमंत्री होते थे इस मराठा एम्पायर में, तो उनका भी एक बड़ा योगदान रहा इस मराठा साम्राज्य को एक साम्राज्य का रूप देने में। तो दोनों का पूरा फेज जो है अच्छे से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे कि ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, तो जो भी चीज़ें कवर होंगी वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में ही कवर होंगी, ना कि मध्यकालीन भारत के। तो पहले तो महाराजा जो है छत्रपति शिवाजी की तरफ जाने से पहले या पेशवा की तरफ जाने से पहले ये समझने की ज़रूरत है कि क्या फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से ये मराठा कॉन्फेडरेसी या एम्पायर मजबूत हुआ, ऊपर उठा। सबसे पहला जो फैक्टर है वो तो ज्योग्राफिकल फैक्टर ही है, यानी कि भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण कैसे है? अब आप देखेंगे भारत का नक्शा, मान लीजिए, तो ये पूरा आपका वेस्टर्न घाट है, ये सतपुड़ा वगैरह की पहाड़ियाँ और कई सारे रेंजेस जो है यहाँ पे मौजूद हैं। तो ले दे के जो भी ये मराठा एम्पायर का रीजन है ना, वो पूरा ऐसे ही पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उसकी टोपोग्राफी अगर आप लोकल टोपोग्राफी देखेंगे तो उतार चढ़ाव, प्लेट्यू और पर्वत श्रृंखला, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इस टोपोग्राफी की वजह से फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे जो भी सैनिक रहे, लड़ाके रहे और जो भी ऐसे लड़ने वाले लोग रहे, उनकी जो टेक्निक रही लड़ने की वो गुरिल्ला वॉरफेयर की रही। गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक उसको बोला जाता है जब छुप छुप के, जैसे कि पहले डाकू वगैरह होते थे, गुंडे वगैरह, नॉट गुंडे बट जैसे जंगली जो डाकू रहते थे, वो उसी का फ़ायदा उठाते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर का जो है इस्तेमाल करते थे और बड़ी ही खूबसूरती से वो उन पहाड़ों का, पेड़ पर्वतों का इस्तेमाल करते थे लड़ने के लिए। एक लुका छुपी का खेल होता था और उसमें वो अपनी बहादुरी भी दिखाते थे, अपना जो है स्किल जो है वो भी दिखाते थे, और बड़ी मेहनत का काम होता था। जाहिर सी बात है, पहाड़ तुरंत चढ़ना उतरना, इधर भागना उधर भागना, बड़ी मेहनत का काम होता था, जो कि एक बेहतरीन उनकी टेक्निक भी थी जिसका उसको फ़ायदा होता था। जो लोग गुरिल्ला टेक्निक में माहिर नहीं थे वो इन लोगों का सामना नहीं कर पाते थे। तो वैसे ही जो मराठी थे यहाँ पे, जो सैनिक थे और जो भी शासक रहे, वो सब इन टेक्निक्स में माहिर रहे, स्पेशली गुरिल्ला टेक्निक में माहिर रहे, और इस हार्ड वर्किंग की वजह से इनका जो है वर्चस्व धीरे धीरे होना शुरू हुआ। तो पहला फैक्टर है वो आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर है। सेकंड फैक्टर ये भी कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से हार्ड वर्किंग भी जो एक तरीके से थे, मेहनत करने वाले थे, और मराठा नेशनलिज्म भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मराठा नेशनलिज्म की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, पहले भी होती थी और आजकल थोड़ा सा कम हो गई हैं। एक मराठी जो लोग हैं ना, उनका अपना एक सब नेशनैलिटी जो है उसका एक अलग प्यार है। वैसे ठीक है कि हम सब जैसे बोलते हैं ना कि इंडियन है, बिल्कुल सही बात है, हम सब
का जो राष्ट्रवाद है वो एक इंडिया, एक भारत, एक हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम सब की एक सब नेशनैलिटी भी है। हम लोग जहाँ से एक्चुअली बिलोंग कर रहे हैं, जिस शहर से या जिस जो है राज्य से, उसके लिए भी एक अलग पहले प्यार होता है। और फिर एक ब्रॉड लेवल पे आप देखेंगे तो एक पूरे भारत का प्यार होता है। तो वैसे ही मराठा नेशनलिज्म भी एक बड़ी चीज़ है। तो उनके अंदर वो मराठा जो एक राष्ट्रवाद है ना, वो भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहा था। तीसरा फैक्टर जो है वो ये थे मुगल्स। आपके मुगल्स के लिए कहीं ना कहीं इनके जो है, जाहिर सी बात है, दुश्मनी शुरू से चली आ रही थी। शिवाजी और जैसे औरंगज़ेब के बारे में फेमस चीज़ें हैं, और उसके बाद भी वो चीज़ें चली आ रही थी। तो एक जैसे कि शुरू में आपने पढ़ा फ्रेंच और इंग्लिश का, लड़ाइयाँ होती ही रहती दोनों की आपस में, ऐसी दुश्मनी। यहाँ पे भी वही चीज़ है। मुग़लों को पसंद नहीं करते थे ये लोग, क्योंकि ये था कि वो बाहर से आए हैं, और भी कई सारी चीज़ें थी। तो एक मुग़लों से एक हेट, अ काइंड ऑफ हेट कह सकते हैं। एक्चुअल वैसा कोई नफ़रत वाली बात नहीं थी कि मुसलमानों से ही नफ़रत है, क्योंकि शिवाजी एक ऐसे छत्रपति रहे जो मुस्लिमों को भी इक्वली ट्रीट करते थे। मतलब उनके मन में कोई प्रेजुडिस, कोई भेदभाव नहीं रहा। जैसे कि बहुत से शासक में आप ये चीज़ें देख सकते हैं। कुछ हिंदू शासक आप देखेंगे जिनको मुस्लिमों के लिए दिक्कत थी, मुस्लिमों के लिए जो है नफ़रत थी। कुछ मुस्लिम देखेंगे जिनको हिंदुओं के लिए आप देखेंगे नफ़रत थी उनके मन में। लेकिन छत्रपति शिवाजी जो है इससे हट के आपको दिखाई देंगे। बट ओवरऑल मुग़लों की और एक मराठा जो साम्राज्य रहा, दोनों के बीच में दुश्मनी रही। ये भी एक रोल रहा मराठा कॉन्फेडरेसी के वर्चस्व का। जो फोर्थ फैक्टर है वो है आपका भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट ने भी एक रोल प्ले किया। भक्ति मूवमेंट ने कहीं ना कहीं एक यूनिटी का मैसेज दिया, एक कल्चर का मैसेज दिया। और भक्ति मूवमेंट में मराठी लैंग्वेज, मराठी कल्चर को बहुत हद तक प्रमोट किया गया। जब मराठी संस्कृति और मराठी भाषा को प्रमोट किया गया, बढ़ाया गया, तो लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी का एहसास हुआ। और मराठवाड़ा में जो लोग थे वो सब मिलजुल के रहना शुरू किए। जैसे आज भी होता है ना, पूरे भारत में देखेंगे तो धर्म और जाति के नाम पे बटे हुए हैं। फिर आप धर्म में भी घुसेंगे तो उसमें भी अलग अलग सेक्ट के नाम पे बटे हुए मिलेंगे। तो ये डिवीजन तो हर जगह होता है। तो ऐसे ही वहाँ पे भी था। भक्ति मोमेंट से क्या हुआ कि वो डिवीजन, वो बंटवारा लोग कहीं ना कहीं भूले, और भूल के एक लैंग्वेज के नाम पे, एक संस्कृति के नाम पे साथ आए लोग। और जब लोग साथ आएंगे तो वर्चस्व होना ही होना है। तो ये कुछ सारे ऐसे फैक्टर्स रहे जिसने मराठा एम्पायर के राइज में या ऊपर उठने में कहीं ना कहीं मदद की। तो इस जो है पूरे वर्चस्व को दो भाग में बांटा जाता है। पहला है कि शिवाजी के अंडर में, शिवाजी के नेतृत्व में, दूसरा पेशवा के। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है अंडर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। इनका टाइम पीरियड जो है, पहले छत्रपति बने, छत्रपति यानी कि महाराज, ठीक है, वहाँ पे छत्रपति बोला जाता था, 1674 से लेके 1680। शिवाजी कौन थे? शिवाजी जो है एक बीजापुर सल्तनत में एक काम करते थे जिनका नाम था शाहजी भोसले। इनकी शादी हुई थी जीजाबाई से। तो शाहजी भोसले और जीजाबाई का एक बेटा हुआ जिसका नाम था शिवाजी। हालांकि शाहजी भोसले ने एक और जो है शादी की जिनका नाम था तुकोबाई मोहते। तुकोबाई मोहिते, जो कि अब शिवाजी की क्या हो गई, सौतेली माँ हो गई। तो ये इनका बैकग्राउंड था। बीजापुर सल्तनत में काम करते थे तो, और अभी शिवाजी तो छोटे थे। अभी ये बैकग्राउंड बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि छत्रपति ये बन गया, लेकिन ये शिवाजी अभी पावर में आए नहीं थे, तभी से शुरू से ही इनके अंदर वो सारे गुण मौजूद थे, और वो उसी हिसाब से उनके एक्शंस, उनकी एक्टिविटीज़ होती रहती थी। जैसे कि एक बार ये हुआ कि शाहजी भोसले जो है
गए बेंगलोर अपनी दूसरी बीवी के साथ, जिनका नाम था तुकोबाई मोहिते। तुकोबाई मोहिते के साथ शाहजी भोसले गए बेंगलोर। शिवाजी को वो साथ नहीं ले गया। शिवाजी और उनकी माँ जीजाबाई दोनों ही पूना में मौजूद रहे, लेकिन शाहजी भोसले जैसे कि ऐसा नहीं था कि उनको बेख्याली में और बिना जिम्मेदारी के छोड़ के भाग गए। उन्होंने एक शख्स को अपॉइंट किया था ख्याल रखने के लिए शिवाजी का, जिनका नाम था दादाजी कोंडादेव। ये जो है पुणे के जागीरदार थे। बाद में इनको जागीर दी गई थी अहमदनगर की। तो दादाजी कोंडादेव जो है शिवाजी की देखभाल करने के लिए वहाँ पे रुके रहे, जो उनकी केयर करते थे। इसी वक्त से ही शिवाजी की एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी। जब शिवाजी 16 साल के थे तो उन्होंने मराठा सरदार्स पे अटैक करना शुरू कर दिया था, इतनी कम उम्र में। और इन्होंने पहली बार जो अटैक किया 16 साल की उम्र में, वो था फोर्ट ऑफ कोंडाना। हालांकि वो उसमें सफल नहीं हुए, ये किला जीत नहीं पाए थे, लेकिन धीरे धीरे उन अटैक वो करते गए, कई सारे किलों पे अटैक किया। और फोर्ट ऑफ कोंडाना भी शिवाजी के हाथ लगा था। ये बड़ा पुराना किला है, 2000 साल पुराना लगभग किला है। इसी किले को सिंहगढ़ का किला भी बोलते हैं। बाद में ये बीजापुर के हाथ में आ गया, बीजापुर सल्तनत जो थी। बाद में फिर मुगलों के हाथ आया जय सिंह के थ्रू, और फिर फाइनली 1670 के आसपास जो है ये शिवाजी के हाथ में आ जाता है। तो शिवाजी बचपन से ही 16 साल की उम्र बचपन की कहलाएगी, कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। तो इस उम्र से इनके अंदर ये जज्बा, ये जोश था। तो जाहिर सी बात है आगे चल के इनको इस चीज़ का फल मिलने वाला था। ठीक ऐसे ही बात है आपकी 1686 की। उन्होंने फोर्ट ऑफ तोराना पे हमला किया, अटैक किया। ये भी बीजापुर के अधीन था। वैसे ही 1647 में इन्होंने कंधार का किला, कंधार जो है वो वहाँ अफ़गानिस्तान नहीं जाना है, बाय द वे उस किले को एक और नाम से जाना जाता है, वो है आपका कंडरपी। नांदेड़ एक ज़िला है महाराष्ट्र में, वहाँ पे ये किला है, उस पर उन्होंने अटैक किया। एक और किला आता है महाराष्ट्र में, चाकण। ये भी एक सिटी है, शहर है महाराष्ट्र में, चाकण सिटी। इसको संग्राम किला भी कहा जाता है। तो इसको भी इन्होंने फतह किया। तो कई सारे ऐसे किले रहे जिस पे उन्होंने अटैक किया और वो जीतते भी रहे। ध्यान रहे, अभी ये छत्रपति नहीं बने, ये सब अभी एक जो है हल्की फुल्की अभी जॉब थी इनकी बीजापुर में, उस हिसाब से ये काम कर रहे थे। और फिर फाइनली एक थोड़ा सा एक मोड़ आता है बड़ा सा इनकी ज़िंदगी में बदलाव वाला, वो है आपके 1648 का। एक के बाद एक। अब जैसे कि इनके फादर तो काम कर ही रहे थे बीजापुर सल्तनत के अधीन, और शिवाजी क्या कर रहे थे, उन्हीं के किले पे, जैसे कई सारे किलों पे अटैक कर रहे थे और कई सारे किलों को जीता भी। तो बीजापुर सल्तनत, अब जाहिर सी बात है जिस सल्तनत पे आप अटैक करेंगे वो ये बात पसंद नहीं करेंगे। तो इस वक्त बीजापुर सल्तनत में जो सुल्तान थे वो थे आपके मोहम्मद आदिल शाह। डायनेस्टी कौन सी थी? आदिल शाही डायनेस्टी बीजापुर की। तो मोहम्मद आदिल शाह ने क्या किया, शिवाजी के पिताजी को यानी कि शाहजी भोसले को कैद कर लिया। क्यों कैद किया? क्योंकि शिवाजी ने इतने सारे किलों पे अटैक किया और उनको अपने कब्जे में ले लिया। तो एक तरीके से ये एक सौदे की बात यहाँ पे थी। फाइनली शिवाजी जो है रेडी हो जाते हैं समझौते के लिए, और उन्होंने कोंडाना कोंडरपी के किले को वापस करने का फैसला किया। और जैसे उन्होंने किला वापस किया, मोहम्मद आदिल शाह ने जो है शाहजी को आज़ाद करा दिया। लेकिन अब शिवाजी, जाहिर सी बात है उनके अंदर वो एक जोश था, वो एक शासक बनने की क्वालिटी थी, तो वो ये सब चीज़ें छोड़ने वाले तो थे नहीं। लेकिन वो ये भी समझते थे कि अगर हम ये सब चीज़ें ऐसे ही जारी रखेंगे तो फिर से मेरे पिताजी को खतरा है। इसलिए शिवाजी ने अपने पेरेंट्स को
किसी एक अनडिस्क्लोज्ड प्लेस पे, कोई ऐसी खास जगह पे भेज दिया ताकि उन पे दोबारा कोई खतरा ना रहे। और इस तरीके से अपने माता पिता को खतरे से दूर करके उन्होंने 1656 में फिर से हमला करने का फैसला किया और वो बीजापुर पे हमला करते भी हैं। और इस हमले में ख़ास बात यह है कि ये 35 किले फतह करते हैं, 35 फोर्ट्स। और इस वक्त जो है अनफॉर्चुनेटली इनके फादर की भी डेथ हो गई थी, तो ये और ज़्यादा जो है रिलैक्स हो गए थे। मतलब रिलैक्स इन द सेंस कि अब इनको खतरा नहीं था कि हाँ मेरे फादर को फिर से ये कैद कर लेंगे या ऐसा कुछ। इस वक्त औरंगज़ेब जो है दक्कन के गवर्नर थे। तो 35 किले जीतना कोई मामूली बात नहीं है। और ये बात आपको पता है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़े होंगे, अर्थशास्त्र जैसे चाणक्य, तो दुर्ग किले एक बहुत बड़ा पिलर होता है किसी भी एम्पायर का, किसी भी साम्राज्य का। तो 35 किले जीतना एक बड़ी मजबूती को दर्शाता है। जैसे कि जावली का किला था, बिरामती का किला था, सूपा, तिकोना, पुरंदर, रायगढ़, पन्हाला, सालहेर, ऐसे कई सारे किले थे जिनको जैसे कि शिवाजी ने अपने कब्जे में किया। लेकिन बीजापुर सल्तनत भी पीछे हटने वाली नहीं थी, तो वो भी जो है अटैक की प्लानिंग हो रही थी। और उसी में बीजापुर सल्तनत में एक जनरल था जिसका नाम था अफजल खान। बात है आपके 1659 की। बीजापुर और शिवाजी के बीच में संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो अफजल खान ने जो है मैसेज भिजवाया एक शिवाजी को, और मैसेंजर जो पहुंचा उसका नाम था कृष्णाजी भास्कर, जो कि अफजल खान का मतलब आदमी था। कृष्णाजी भास्कर जो है मैसेज लेके गए शिवाजी के पास कि अफजल खान एक शांति समझौता चाहते हैं। अब चाहता है जो भी बोले, कंट्रोवर्शियल वो है। तो अफजल खान जो है शांति समझौता चाहते हैं, इसलिए शिवाजी को मतलब मिलना चाहिए अफजल खान से। अफजल खान ने न्योता भेजा कि शिवाजी और आके मिलें बिना किसी हथियार के, क्योंकि शांति समझौता करना है तो हथियार की ज़रूरत नहीं है। तो शिवाजी भी जो है चले गए मिलने के लिए, और दोनों की मुलाकात होती है शांति समझौते के लिए प्रतापगढ़ की पहाड़ियों पे। अब ऐसा नहीं खुली पहाड़ियाँ थी, मतलब वहीं पे, यहाँ पे इन दोनों की मुलाकात होती है। अफजल खान की इसके पीछे साजिश थी। अफजल खान ने प्लान बनाया था शिवाजी को मारने का। नाम क्या दिया था? शांति समझौते का, लेकिन प्लान क्या था? शिवाजी को मारने का। शिवाजी भी, उनको भी समझ थी डिप्लोमेसी की और सारी चीज़ों की, तो शिवाजी भी अपने साथ वाघ नख लेके गए थे। हाथ में से पहनने वाला होता है, पंजे पूरा जो है लोहे का होता है, आयरन क्लॉज बोलते हैं उसको। तो शिवाजी भी जो है तैयारी के साथ ही गए थे कि अगर अफजल खान कुछ करे तो जाहिर सी बात है जवाब देना है। और यही हुआ भी। और जैसे ही अफजल खान ने हमला किया, शिवाजी ने वाघ नख निकाला और अफजल खान को मतलब मार दिया। और इस तरीके से 10 नवंबर को, साल था आपके जो है 1659, अफजल खान की डेथ हो जाती है। और उसके बाद अफजल खान की जो सेना थी उसके साथ शिवाजी की लड़ाई होती है। इनडायरेक्टली कह लीजिए कि बीजापुर सल्तनत और शिवाजी के बीच में लड़ाई होती है उसी दिन, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्रतापगढ़ या प्रतापगढ़ का युद्ध। बाय द वे यहाँ पे एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ये रहती है। कंट्रोवर्सी ये है कि कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि आजकल नफरत इतनी बढ़ गई हिंदू मुस्लिम के नाम पे, शिवाजी तो औरंगज़ेब तो ये तो फलाना तो ढिमकाना। एक कंट्रोवर्सी ये हुई कि अफजल खान ने मैसेज भेजा कृष्णाजी भास्कर के हाथों। कृष्णाजी भास्कर एक हिंदू थे और एक हिंदू होके जो है शिवाजी के खिलाफ काम कर रहा था वो, और अफजल खान के साथ था। वैसे ही एक और कहानी ये भी है कि शिवाजी के बॉडी गार्ड्स में से एक नाम था रुस्तमे ज़मन। अब वो की जो मतलब एक मुसलमान था। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नाम पे जैसे कई सारे जो है लोग हैं, जैसे राम पुनियानी एक नाम आता है, हिस्टोरियन है वो,
ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई, उसमें ध्रुव राठी ने नाम लिया कि रुस्तम जमा जो है शिवाजी के बॉडीगार्ड थे। तो ये एक अच्छा मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की कि हाँ, शिवाजी को जिसने सलाह दी कि बागनत लेके जाइए, अपने बचाव करिए अफजल खान से, वो एक मुसलमान था, और अफजल खान का जिसने साथ दिया वो एक हिंदू था। तो एक मुस्लिम के साथ एक हिंदू गद्दार खड़ा है और एक हिंदू के साथ एक मुस्लिम जो है वफादार खड़ा है। तो एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मैसेज देने की कोशिश की गई, जो कि एक अच्छी बात है। बट इतिहास में इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम को लेकर नफरत फैलाते रहें, जो कि आजकल होता रहता है। फालतू को लेके फालतू की बातें करते रहते हैं, नेताओं की बात में आके एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं, खुद के घर में खाने पीने को कुछ हो ना हो आके सड़क पे लोग तमाशा करते रहते हैं। अभी रिसेंटली जैसे जो कुछ भी हुआ, नफरत में आके लोग भूल जाते हैं कि क्या कर रहे हैं, और बाद में भुगतना किसको पड़ता है वो पूरा देश जानता है। तो बहरहाल इतिहास में इसका सबूत नहीं है, बट हाँ, मैसेज जो उन्होंने दिया वो एक अच्छी कोशिश थी उनकी। तो खैर, बैटल ऑफ प्रतापगढ़ होता है 10 नवंबर 1659 और शिवाजी इसमें विजयी होते हैं। तो इस तरीके से ये एक के बाद एक शिवाजी पावरफुल होते जा रहे थे। अभी तक इनका कोरोनेशन या राज्याभिषेक या छत्रपति ये नहीं बने हैं। और दौर आ गया आपका ये क्या, औरंगज़ेब का 1658। औरंगज़ेब जो है मुग़ल साम्राज्य के बादशाह। और साथ इसके बाद क्या हुआ, औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में ही बंगाल में सूबेदार थे आपके शाइस्ता खान, जो कि औरंगज़ेब के मामा भी थे। इन्होंने शिवाजी पे अटैक किया लगभग 1.5 लाख की कैवलरी के साथ, घुड़सवारों के साथ। शिवाजी जो है बहुत प्रिपेयर नहीं थे। ये बात है आपकी 1660 की। फाइनली शिवाजी इनको हराते हैं 1663 में, उन्हीं के कैंप में उनकी हार हो जाती है। फिर उसके बाद 1663 में औरंगज़ेब ने अपने सबसे विश्वसनीय जनरल जय सिंह को भेजा। जय सिंह आमेर के रूलर थे। जय सिंह को कैंपेनिंग के लिए भेजा शिवाजी के अगेंस्ट। इसको लेके भी बड़ी सारी गलत अफवाहें हैं और फालतू की बातें हैं नफरत के नाम पे, उसको आगे हम बताएंगे। तो सवई राजा जय सिंह शिवाजी के पास गए औरंगज़ेब के कहने पे। जब ये पहुंचे वहाँ पे तो जय सिंह ने ऑब्जर्व किया कि शिवाजी का मेन सेंटर जो है वो पुरंदर का किला है। अब जय सिंह जाहिर सी बात है मुगल साम्राज्य में जनरल रहे, तो जो साम्राज्य का, अगर आप जिस साम्राज्य में है तो उसका फर्ज निभाना ही है, और जो डिप्लोमेसी उसका पालन करना। तो वो वहाँ पे गए, उन्होंने सारी चीज़ें ऑब्जर्व की कि शिवाजी के दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। इस तरीके से वो सारा काम उन्होंने पहले सेटल किया, जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो वही काम इन्होंने किया, सारे शिवाजी के दुश्मनों को जो है साथ लिया, मिलाया, ऑफरिंग्स दिए, और इस तरीके से पूरा अपना एक प्लेटफॉर्म जय सिंह ने तैयार किया। और उसके बाद फाइनली जय सिंह ने मुग़ल आर्मी की मदद से कई सारे किलों पे अटैक किया और कई सारे किलों को जीता भी। और फाइनली पुरंदर का जो किला था उसके चारों तरफ उन्होंने कैंपेनिंग कर दी, एक तरीके से मतलब कैंप लगा दिए, घेर लिया। फाइनली शिवाजी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, शिवाजी ने समर्पण कर दिया जय सिंह के सामने। और इसके बाद एक संधि साइन हुई जय सिंह और शिवाजी के बीच में, जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, क्योंकि पुरंदर के किले की बात थी। इस ट्रीटी में क्या क्या बात की गई? इस ट्रीटी में पहली चीज़ ये डिसाइड की गई कि शिवाजी जो है 23 किले मुग़ल साम्राज्य को देंगे और 12 किले जो है रहेंगे शिवाजी के पास। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि शिवाजी ने कहा कि 4 लाख जो है सालाना पे करेंगे मुग़ल साम्राज्य को। इसके अलावा शिवाजी ने ये भी कहा कि बीजापुर सल्तनत के अगेंस्ट कैंपेन करने के लिए, अभियान करने के लिए शिवाजी मुग़ल साम्राज्य का साथ देंगे। प्लस
एक चीज़ ये भी होती है कि जिसको हराया जाता है उनसे सर्वोच्चता स्वीकार कराई जाती है। जैसे राजपूत होते थे मुगल साम्राज्य में, राजपूत और मुगलों का रिलेशन बड़ा बढ़िया रहा, सर्वोच्चता स्वीकार करते थे। शिवाजी ने सर्वोच्चता स्वीकार करने से मना किया कि नहीं, हम सर्व नहीं करेंगे। जैसे सर्वोच्चता स्वीकार करने का मतलब ये है कि वो मुगल साम्राज्य को पर्सनली सर्व करेंगे। शिवाजी ने बोला कि नहीं, हम सर्व नहीं करेंगे। उन्होंने अपने बेटे का नाम आगे रखा संभाजी का। इस पे औरंगजेब जो है रेडी हुए और संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया। 5000 का। अच्छा, ये मुगल साम्राज्य का जो है पढ़ा रहे थे हम, उसमें 500 आई थिंक हम बोले गलती से। 5000 का मनसब दिया गया संभाजी को कि वो वहाँ जो है सर्व करेंगे। इस तरीके से ये ट्रीटी हुई, ये संधि हुई जय सिंह और शिवाजी के बीच में। अब कुछ लोग, ये इतिहासकार कुछ ऐसे भी हैं और कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो 20-20 साल से पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि औरंगजेब इस ट्रीटी पे, संधि पे बहुत गुस्सा हुए क्योंकि जय सिंह ने शिवाजी को मारा नहीं, गला नहीं काटा, इसलिए औरंगजेब गुस्सा हुए कि गला काटना चाहिए था, संधि वंधि साइन करने की क्या ज़रूरत थी। जबकि फैक्ट ये है कि औरंगजेब गुस्सा हुए ही नहीं। औरंगजेब तो इस चीज़ से इतना खुश हुए कि जय सिंह को 7000 का मनसब दे दिया। अब 7000 का मनसब एक बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पीरियड में। मतलब कोई बहुत खास हो, उन्हीं को इतने बड़े मनसब दिए जाते थे, 7000 10,000 के। तो अब नफरत फैलाने के नाम पे लोग 3-5 करते ही रहते हैं। बहरहाल इस तरीके से संधि साइन हुई, औरंगजेब भी खुश हुए और इस संधि के बाद जय सिंह ने बीजापुर पे जो है अटैक किया शिवाजी की मदद से। हालांकि वो जीत नहीं पाते हैं, हार हो जाती है। बहरहाल इस तरीके से ये यहाँ पे मामला थोड़ा सा शांत हुआ और मुगलों के बीच में और मराठा यानी कि शिवाजी के बीच में एक ठीक ठाक रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया था, क्योंकि संभाजी को भी रैंक मिल गई थी, मतलब मनसबदार बन गए थे और उनको जागीर भी दी गई थी बेरार की। हालांकि बाद में औरंगजेब ने वो जागीर वापस ले ली थी, जिसकी वजह से फिर से मुगलों की और औरंगजेब के जो है शिवाजी के बीच में रिश्ते खराब हुए और शिवाजी फिर से मुगलों की तरफ अग्रेसिव हो गए। मुगलों पे अटैक करना उन्होंने शुरू कर दिया और फिर वापस से कई सारे किले जो मुगलों के अधीन थे शिवाजी ने जीत लिए। और फिर फाइनली वक्त आता है आपका 1674 का। 1674 में क्या होता है, 6 जून शिवाजी अपने आप को कोरोनेट करते हैं राजगढ़ में, यानी कि राज्याभिषेक होता है इनका, क्योंकि कई सारी टेरिटरी इनके कब्जे में आ चुकी थी। तो अब इनका वक्त आ गया छत्रपति बनने का। अब ये बनने वाले थे छत्रपति शिवाजी महाराज। बट बैकग्राउंड में कहानी कुछ और थी। जो मराठी ब्राह्मण थे वो नहीं चाहते थे शिवाजी का राज्याभिषेक हो, क्योंकि वो मानते थे कि शिवाजी क्षत्रिय नहीं है, वो एक शूद्र हैं या एक नॉर्मल जो है मराठा हैं और क्षत्रिय ही एक महाराजा बन सकता है। और ब्राह्मण मानते थे कि नहीं, शिवाजी क्षत्रिय है ही नहीं, वो तो जो है कोई सो कॉल्ड लोअर कास्ट से आते हैं, जबकि ऐसा सच नहीं था। इस बात को साबित किया काशी की एक जो है ब्राह्मण ने, जिनका नाम था गागा भट्ट या फिर विशेषर वो बोलते हैं, विशेषर भट्ट। तो विशेषर भट्ट ने पूरी शिवाजी की जीनियोलॉजी निकाल के दी, पूरा जो फैमिली ट्री होता है कि हाँ उनका वंश या कहाँ से आए, उनके पूर्वज कौन थे, ये सारी चीज़ें निकाल के दे दी। और गागा भट्ट ने यह साबित किया कि शिवाजी कोई शूद्र या कोई ऐसे नहीं है, वो भी जो है क्षत्रिय हैं, एक जो है शासक वर्ग से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने साबित किया कि गुहिला डायनेस्टी जो है, जो कि सिसोदिया के वंशज रहे, जो है मतलब पूर्वज रहे, उससे बिलोंग करते हैं। इस तरीके से इन्होंने ये प्रूफ कर दिया है कि शिवाजी भी क्षत्रिय हैं। और इस बात पे ब्राह्मण्स जो मराठा साम्राज्य में मौजूद थे, मराठा जो रीजन था वहाँ पे जो मौजूद थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और फाइनली उनका जो है उपनयन संस्कार हुआ, दोबारा एक तरीके से जन्म वगैरह हुआ, जो कि एक हिंदू धर्म में प्रथा है। फाइनली जून 6
1674 को शिवाजी का कोरोनेशन या राज्याभिषेक होता है। लेकिन कुछ ही महीने बाद शिवाजी की माताजी का देहांत हो जाता है और माताजी के देहांत की वजह से फिर से ब्राह्मण थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा यानी कि शिवाजी इम्प्योर हैं, अशुद्ध हैं। तो फिर से गड़बड़ हो गया। इसलिए शिवाजी जो है एक तांत्रिक को बुलाते हैं बंगाल से, जिनका नाम था निश्चलपुरी। निश्चलपुरी आते हैं और ये फिर जो अशुद्धि मानी जाती है, इम्प्योरिटी हो गई थी माताजी के ध्यान से, वो सारा चीज़ें शॉर्ट आउट करते हैं और शिवाजी का दोबारा कोरोनेशन होता है, दोबारा राज्याभिषेक होता है। और वो डेट थी आपकी 24 सितंबर, साल आपका सेम था 1674। इस तरीके से देखा जाए तो शिवाजी का कोरोनेशन या राज्याभिषेक 2 बार होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये चीज़ें जो है कई बार पूछी जाती हैं। तो बहरहाल इस तरीके से इनका राज्याभिषेक हो गया और जो शिवाजी नॉर्मल शिवाजी थे वो बन गए आपके छत्रपति शिवाजी महाराज। और धीरे धीरे करके जो है कई सारे एरियाज इनके कब्जे में आ गए। 1677 तक जो है कर्नाटक तक का जो रीजन था ना, वो सब कर्नाटक अगर आपने नहीं देखा या कर्नाटक जो वॉर्स हुए नहीं आपने लेक्चर्स देखे तो आप जो है चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो ज़रूर देखें। तो कर्नाटक तक के रीजन जो है शिवाजी के कब्जे में आ गया। धीरे धीरे करके ये पावरफुल होते गए और इनका आखिरी जो कैंपेन रहा वो रहा आपके 1679 में, 1679 में। और आखिरी कैंपेन जो रहा वो उनका रहा जिंजी में। जिंजी आज के आपका तमिलनाडु में पड़ता है। शंकरपाणि एक नदी है, तमिलनाडु में है, उसके पश्चिमी ओर ये जगह पड़ती है। इनका आखिरी कैंपेन यहीं पे हुआ क्योंकि 1680 में इनकी राजगढ़ के ही किले में डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद उनके जो वंश में जो लोग थे वो आगे आते हैं, जैसे कि उनकी डेथ के बाद 1680 में बनते हैं संभाजी, जो कि उनके बेटे थे। उनकी शिवाजी की एक पत्नी थी, नाम था साईबाई। साईबाई से एक बेटा था संभाजी, जिनको औरंगजेब ने रैंक दी थी, मनसब दिया था। तो ये अगले छत्रपति बनते हैं जो 1680 से लेके 1689 तक छत्रपति बनते हैं। इनका थोड़ा बहुत इनके टाइम पीरियड में कुछ खास बातें हुई नहीं क्योंकि इनकी भी डेथ हो जाती है औरंगजेब की कैप्टिविटी में, और कुछ खास कर नहीं पाते हैं। और अष्टप्रधान जो रहते थे एक तरीके से, जो कह लीजिए कि एक सलाहकार होते थे, एडवाइजर्स होते थे, मिनिस्टर्स होते थे अष्टप्रधान। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अष्टप्रधान से भी संभाजी का कुछ अच्छा रिलेशन नहीं रहा, तो इसलिए संभाजी ने क्या किया, पंत प्रतिनिधि की पोस्ट क्रिएट की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स की तरह होते थे। और बाद में जो है कई सारे छोटे मोटे इन्होंने फतह हासिल की, लेकिन 89 में इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। अब जब डेथ हुई तो डेथ के बाद कायदे से अगला जो है छत्रपति बनना चाहिए था संभाजी के बेटे को, जिनका नाम था साहू। बट ये नहीं बनते, साहू अगले जो है छत्रपति नहीं बनते क्योंकि ये मुगल कैप्टिविटी में थे, मुगल के कब्जे में थे। ये भी अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। तो साहू नहीं बन पाते। बनता कौन है, शिवाजी की एक दूसरी पत्नी थी, नाम था सोयराबाई। उनका एक बेटा था, नाम था राजा राम। तो 1689 से लेके 1700 तक अगले जो छत्रपति बनते हैं वो हैं राजा राम। राजा राम ने भी कुछ खास काम किया नहीं। ये भी जो है करीब 11 साल बाद जिंजी के किले में छुपे थे और फिर फाइनली उनकी भी डेथ हो जाती है। राजा राम के बाद अगले जो छत्रपति बनते हैं वो बनते हैं शिवाजी 2, जो कि राजा राम और ताराबाई जो उनकी वाइफ थी उनके बेटे थे।
और शिवाजी 2 आपके शासन करते हैं 1700 से लेके 1713 तक। अब यहाँ से थोड़ा सा कहानी बदल जाती है, क्योंकि शिवाजी 2 के बाद शाहू जी जो है, जो कि मुग़ल के कब्ज़े में थे, ये आज़ाद हो जाते हैं। तो जब ये आज़ाद हो जाते हैं तो शाहू और शिवाजी 2 के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि शिवाजी 2 एक्चुअल जो है दावेदार नहीं थे। जाहिर सी बात है, अगर संभाजी छत्रपति थे तो उनका ही वंश चलेगा आगे। तो जब शाहू रिलीज हुए तो उन्होंने कहा गद्दी पे हक तो हमारा है, छत्रपति हमको बनना चाहिए, शिवाजी कैसे जो है छत्रपति बन सकते हैं शिवाजी 2। तो इसलिए दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। वो लड़ाइयाँ कैसे हुई, ये पूरा फैमिली का इशू क्या था, मे भी आपको ये पूरा रिलेशन भी समझ नहीं आया हो, तो इस पूरे रिलेशन के बारे में भी एक फैमिली ट्री बना के हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और ख़ास बात यह है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।